सामाजिकरण जीवन भर चलता है, ऐसा नहीं कि एक बचपन की बात है, जीवन भर चलता है। शुरुआती दौर में उसको बोलते हैं प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो बचपन में है। और बचपन के बाद जीवन भर जब भी समाज कुछ नया आपको सिखाता है वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो लगभग व्यक्ति अपनी मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही है समाज से। ये चलता ही रहता है, किसी एक समय की बात नहीं होती है। जिस व्यक्ति का समाजीकरण ठीक से हो गया, इसका मतलब पता क्या होता है? आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना होगा कि आजकल बच्चों में सब कुछ है, संस्कार नहीं है। संस्कार उनको लगता है आखिरी पीढ़ी उन्हीं की थी। और मजे की बात है कि उनके पेरेंट्स को भी लगता था कि आखिरी पीढ़ी उन्हीं की थी। हर पीढ़ी के बुढ़ों को लगता है कि संस्कार खत्म हो गए हमारे साथ ही, हम आखिरी संस्कारवान पीढ़ी हैं, उसके बाद संस्कार बचे नहीं। आपको बूढ़ों की बात सुन के ऐसा फील हुआ कभी कि संस्कारों को लेकर बहुत तनाव में रहते हैं वो लोग, कि अब खत्म हो गए संस्कार? जबकि आप साबित करते होंगे कि नहीं है संस्कार, आप भरोसा रखिए हैं, उनको भरोसा नहीं होता होगा। ये जो होते हैं ना संस्कारी बच्चे का बेसिक मतलब है जिसका ठीक से समाजीकरण हुआ है। और ऐसा समाजीकरण हुआ है कि वो एक व्यक्ति नहीं बचा है, एक टाइप बन गया है। टाइप का मतलब समाज को जैसा पीस चाहिए था ठीक वैसा पीस बन गया है। समाज की फैक्ट्री में उसके खांचे में से वही पीस निकला है जैसा पीस चाहिए था, जो हर चीज मान लेता हो, विरोध ना करता हो, विद्रोह तो कतई ना करता हो। अगर पापा ने कह दिया है कि बेटा, तो उसके बाद वो चू भी नहीं करता हो। रोज सुबह शाम दोपहर जब जब पेरेंट्स दिखे उनके पैर छूता हो, हर बड़े के पैर छूता हो। अगर किसी बड़े ने आदेश दिया है तो उस पर किंतु परंतु का सवाल ही नहीं, हर चीज को मान लेता हो। धार्मिक व्यक्ति, ये लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही चरण में लौट जाता हो। संस्कारी बच्चा वो होता है। और ऐसे बच्चे जिस देश में ज्यादा होंगे उस देश में विद्रोह कभी नहीं होगा, क्रांति कभी नहीं होगी। भारत के इतिहास में क्रांतियां आमतौर पर नहीं हुई हैं क्योंकि ये संस्कारी बच्चे बहुत सारे हैं। भारत एक संस्कार प्रधान देश है। खेती प्रधान है कि समस्या प्रधान है कि संस्कार प्रधान है, समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ अभी की स्थिति में संस्कार प्रधान कह लीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो एक्टिंग है। एक्टिंग में क्या बुरी बात है? कह रही कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला चाहता है कि उसका आदर करे, इसलिए हम उसका आदर कर रहे हो। जैसे मैं तो अब खड़े हो गए, तो मैं समझ रहा हूँ इस बात को, ठीक है, ऐसा तो हो ही सकता है। इसमें कौन सी खास बात है? ऐसा तो हो ही सकता है कि आपको लग रहा है कि आदर मन से तो नहीं आ रहा, लेकिन कर देते हैं क्योंकि ये उम्मीद कर रहा होगा। ऐसा तो होता ही है। हाँ ठीक है, ठीक है, सामान्य है, ये सब सामान्य है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सामाजिक दबाव में कुछ कर रहे होते, मन से नहीं कर रहे होते, ऐसा होता है, सामान्य बात है। तो समाज के 70-80% बच्चे संस्कारी हो जाते हैं। जो बाकी हैं उनको ठीक करने के लिए दूसरी व्यवस्था है जिसका नाम क्या था? पुरस्कार और दंड की व्यवस्था। देखो, पुरस्कार मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। ठीक, मैं आपकी बहुत सारी धारणाएं खारिज करने के मूड में रहता हूं। रोज आपको बहुत सारी धारणाओं पे हथौड़ियां पड़ने वाली हैं। किसी को पुरस्कार मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सचमुच एक अच्छा व्यक्ति है। किसी को दंड मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सचमुच एक बुरा व्यक्ति है। पुरस्कार और दंड का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस व्यवस्था ने पुरस्कार या दंड दिया उस व्यवस्था के मूल्यों के हिसाब से ये व्यक्ति एडजस्ट हो गया और ये एडजस्ट नहीं हुआ। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। न्यूटन एक बहुत शानदार वैज्ञानिक था। न्यूटन जैसा व्यक्ति जिस देश में होगा उसके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। पर न्यूटन का अपने समाज में खूब अपमान हुआ क्योंकि उसने बाइबल की कुछ बातों पर सवाल खड़ा कर दिया। गैलीलियो को तो इतना प्रताड़ित किया गया और गैलीलियो को अंत में माफी मांगनी पड़ी। हालांकि उसे माफी बहुत कलात्मक तरीके से मांगी। वो माफी ऐसी थी कि समझ नहीं पा रहा कौन किससे माफी मांग रहा है, लेकिन उसने माफी मांग ली अंत में। इस भाषा में मांगी कि यद्यपि मैंने जो प्रयोग किए थे अपने हिसाब से एकदम ठीक किए थे और मुझे भरोसा है कि निष्कर्ष भी मेरे ठीक हैं, किंतु फिर भी मैं माफी मांगता हूं कि इससे ठेस पहुंची है। अब उसको पढ़ के समझ नहीं आता कि दरअसल वो क्या कहना चाह रहा है। उससे माफी मांगी, कुछ लोगों ने मंगवाई, उसको दंडित किया, प्रताड़ित किया। ब्रूनो एक विचारक हुआ जिसने कहा था कि ये जो प्रकृति है ना, ये ईश्वर का ही रूप है। और ईसाई लोग इस बात को नहीं मानते, मुसलमान भी नहीं मानते, यहूदी भी नहीं मानते।
और उसमें चर्च बहुत आक्रामक था। और उस व्यक्ति ने दो बातें बोल दी। एक तो ये कहा कि ये संपूर्ण प्रकृति ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, और दूसरा ये बोल दिया कि व्यक्ति मरने के बाद फिर से जीवित होता है, पुनर्जन्म होता है, जो भारत में चलता है सिद्धांत, उसने उसको मान लिया। इस बात पर ईसाइयत ने उसको 7 साल का दंड दिया, जेल का। और जब 7 साल बाद जेल से निकला तो उससे फिर पूछा कि बेटा सुधर गए कि नहीं सुधरे? तो उसने कहा मेरे विचार वही हैं, ये ईश्वर की ही अभिव्यक्ति प्रकृति है और पुनर्जन्म होता है। इस बात पे नाराज होकर चर्च ने 1600 ईस्वी में उसको चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला दिया, जला के मार दिया। ये उसका दंड था। जबकि दर्शन पढ़ते हुए, विज्ञान पढ़ते हुए हमें लगता है कि न्यूटन और गैलीलियो से ज्यादा सम्मान का पात्र कौन हो सकता है? दर्शन की दुनिया में ब्रूनो से ज्यादा महान कौन हो सकता है? सुकरात जैसा कौन महान हो सकता है? अब सुकरात अगर दंडित होता है तो कैसे मान ले कि दंड व्यवस्था हमेशा बुरे व्यक्तियों को दंडित करती है? और पुरस्कार हमेशा अच्छे व्यक्ति को नहीं मिलता है। पुरस्कार उसे मिलता है जो व्यवस्था के हिसाब से अच्छा है। और इसलिए एक सांप्रदायिक शासन के दौरान सांप्रदायिकता पर लिखने वाले साहित्यकारों को पुरस्कार मिलेंगे, और एक धर्मनिरपेक्ष शासन में जो सेकुलर राइटर्स होंगे उन्हें पुरस्कार मिलेंगे। सीधी सी बात है। सारे बड़े पद, सारे सम्मान, सब कुछ उन्हीं को मिलेंगे। इसलिए पुरस्कार और दंड व्यवस्था खुद को मेंटेन करने के लिए देती है कि जो हमसे मैच करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा, जो हमसे मैच नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। इस बात का ऑब्जेक्टिवली कोई निष्कर्ष निकालना कि हमेशा अच्छे व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक एग्जाम्पल सिंपल सा, अगर किसी अरब कंट्री में, जैसे संयुक्त अरब अमीरात में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, कोई लड़की छोटी सी ये कहे कि मैं तो इसी उम्र से बुर्का पहनूंगी, और बुर्का पहनने लग जाए और जीवन भर बुर्के में रहे, कहे कि मैं तो अपने दीन को ठीक से फॉलो करना चाहती हूं और मुझे लगता है कि बुर्के में ही हमें धर्म की सीख है, इसका सम्मान करना चाहिए। इस बात की लगभग पूरी संभावना है कि वो समाज उस लड़की का भयानक सम्मान करेगा। इससे सीखो बाकी लड़कियों, निकम्मियों, इससे सीखो, देखो कैसे अपने धर्म का पालन करते हैं। यही सब होगा ना। और यदि वही लड़की फ्रांस में, पेरिस में ऐसी हरकत करे, उसे जेल हो जाएगी, क्योंकि पेरिस में बुर्का पहनना अपराध हो जाएगा। एक ही कृत्य है जिसके लिए शायद ईरान में सर्वोच्च पुरस्कार मिलेगा और पेरिस में उसी के लिए जेल मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई कृत्य अपने आप में पुरस्कार या दंड का पात्र है, या कृत्य की व्याख्या कोई व्यवस्था कैसे करती है इससे तय होता है कि पुरस्कार मिलेगा, दंड मिलेगा? व्यवस्था। और व्यवस्था का मतलब सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था, उस समाज की व्यवस्था। समाज अपने हिसाब से मैकेनिज्म तय करेगा। इस तरह से दुनिया का हर समाज चलता है।